नमस्कार दोस्तों। किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से पहले कंपनी की उसके बिजनेस की फंडामेंटल एनालिसिस करना, फाइनेंशियल हेल्थ को समझना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एनालिसिस करना जरूरी होता है। इस वीडियो में आज हम कुछ रेशियोज को समझेंगे जो कंपनी और उसके बिजनेस की फंडामेंटल एनालिसिस करने और फाइनेंशियल हेल्थ को समझने में हेल्प करते हैं। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, इस मैट्रिक का यूज फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड फोरकास्टिंग के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल, रेवेन्यू फोरकास्ट करना, कॉस्ट फोरकास्ट करना, नंबर ऑफ यूजर्स फोरकास्ट करना, नंबर ऑफ कस्टमर्स फोरकास्ट करना, फ्यूचर अर्निंग्स फोरकास्ट करना एंड सो ऑन। इस मैट्रिक का यूज सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया कंपनीज, डिजिटल मीडिया कंपनीज एंड टेली कम्युनिकेशन कंपनीज की रेवेन्यू जनरेट करने की कैपेबिलिटीज को असेस करने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने की कैपेबिलिटीज का आकलन करने के लिए किया जाता है। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है total revenue for a certain period divided by average number of users or subscribers over the certain period. Here, average number of users equal to total number of users at the beginning of period plus total number of users at the end of period divided by 2. That means किसी पीरियड के बिगिनिंग में नंबर ऑफ यूजर्स एंड उस पीरियड के एंड में नंबर ऑफ यूजर्स का सम को 2 से डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए किसी क्वार्टर के बिगनिंग में टोटल नंबर ऑफ यूजर्स 100 है एंड उसी क्वार्टर के एंड में टोटल नंबर ऑफ यूजर्स 120 हो जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, 100 प्लस 120 इक्वल टू 220. नाउ this is divided by 2, that is 220 divided by 2 equal to 110. So we can say 110 is the average number of users for that quarter. कंपनीज इंटरनल डिसीजंस लेने के लिए एंड इन्वेस्टर्स एंड एनालिस्ट फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज फोरकास्ट करने के लिए इस मैट्रिक का यूज करती हैं। कंपनीज इंटरनल डिसीजंस लेने के लिए एंड अपने बिजनेस का आकलन करने के लिए डिफरेंट जियोग्राफिक लोकेशंस के लिए इस मैट्रिक का यूज कर सकती हैं कि उन्हें किस जियोग्राफिक लोकेशन से ज़्यादा बिजनेस आ रहा है, किस जियोग्राफिक लोकेशन से कम रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। जैसे कि कंपनी एशिया एंड यूरोप के लिए, एशिया एंड यूएस के लिए अपने एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को मेजर कर सकती है। फर्दर, कंपनी एशिया की डिफरेंट कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल, कंपनी ये मेजर कर सकती है कि उसे इंडिया से एवरेज रेवेन्यू पर यूजर क्या जनरेट हो रहा है एंड एशिया में ही दूसरी कंट्री जापान से एवरेज रेवेन्यू पर यूजर क्या जनरेट हो रहा है। कंपनी को किस कंट्री से ज़्यादा बिजनेस मिल रहा है, कहाँ कंपनी को ध्यान देने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, दो हाइपोथेटिकल कंपनीज, कंपनी ए और कंपनी बी, और उनका 3 साल का डेटा दिया गया है। फाइनेंशियल 22 में कंपनी ए का रेवेन्यू 250 करोड़ एंड नंबर ऑफ एवरेज सब्सक्राइबर्स 30 करोड़ थे। फाइनेंशियल 23 में कंपनी ए का रेवेन्यू 254.8 करोड़ एंड द फाइनेंशियल 24 में कंपनी ई का रेवेन्यू 269.95 करोड़ है। फाइनेंशियल 23 में कंपनी ई का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 2 पैसा इंक्रीज हुआ है देन फाइनेंशियल 22 एंड फाइनेंशियल 24 में कंपनी ई के नंबर ऑफ एवरेज सब्सक्राइबर्स में बिग जंप आया है, 2 करोड़ से इंक्रीमेंट हुआ है देन फाइनेंशियल 23। फाइनेंशियल 23 में नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स 30.5 करोड़ थे, जो कि फाइनेंशियल 24 में कंपनी ई के टोटल नंबर ऑफ एवरेज सब्सक्राइबर्स 32.5 करोड़ है। एंड कंपनी बी के केस में फाइनेंशियल 23 में कंपनी बी का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 28 पैसा इंक्रीज हुआ है देन
फाइनेंशियल 22 एंड फाइनेंशियल 24 में कंपनी बी का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 57 पैसा इंक्रीज हुआ है देन फाइनेंशियल 23। तो यहाँ कह सकते हैं कि कंपनी बी इज बेटर देन कंपनी ए फॉर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव्स। बट यहाँ हम देखें कि कंपनी ए के केस में फाइनेंशियल 23 में नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स में इंक्रीमेंट आया है 0.5 करोड़ का एंड फाइनेंशियल 24 में नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स में 2 करोड़ का इंक्रीमेंट होता है एंड रेवेन्यू भी इंक्रीज होता है देन फाइनेंशियल 23। ओवरऑल हम समझे तो फाइनेंशियल 22 से फाइनेंशियल 23 एंड फाइनेंशियल 23 से फाइनेंशियल 24 तक हर साल कंपनी ए के नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं एंड फाइनेंशियल 24 में फाइनेंशियल 23 के कंपैरिजन में रेवेन्यू और नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स में इंक्रीमेंट हुआ है। ओवरऑल फाइनेंशियल 22 से फाइनेंशियल 24 तक कंपनी ए का बिजनेस इंक्रीज हुआ है एंड कंपनी बी के केस में फाइनेंशियल 23 में कंपनी बी के नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स एंड रेवेन्यू 1 करोड़ से कम हुआ है देन फाइनेंशियल 22 एंड फाइनेंशियल 24 में कंपनी बी के नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स में एक बिग फॉल आता है 2.5 करोड़ का, जहां फाइनेंशियल 23 में कंपनी बी के नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स 27 करोड़ थे, जो कि फाइनेंशियल 24 में 24.5 करोड़ रह जाते हैं एंड रेवेन्यू में भी 8 करोड़ का फॉल आता है फाइनेंशियल 24 में देन फाइनेंशियल 23। तो फाइनेंशियल 22 से फाइनेंशियल 23 एंड फाइनेंशियल 23 से फाइनेंशियल 24 तक यानी कि हर साल कंपनी बी का रेवेन्यू कम हुआ है, हर साल कंपनी बी के एवरेज नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स कम हुए हैं। ओवरऑल फाइनेंशियल 22 से फाइनेंशियल 24 तक कंपनी बी का बिजनेस श्रंक हुआ है, कम हुआ है। नाउ पिक्चर हैज बीन चेंज्ड, जहां अभी कुछ टाइम पहले कंपनी बी was looking better for investment than company A, but now company A is far better than company B for investment perspectives. Total debt to total capital ratio, कंपनी और उसके बिजनेस की फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करने के लिए और कंपनी में इन्वेस्टमेंट की रिस्क को मेजर करने के लिए डेट टू कैपिटल रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो एंड डेट टू असेट्स रेशियो का यूज किया जाता है। डेट टू कैपिटल रेशियो कंपनी के टोटल डेट को उसके कैपिटल स्ट्रक्चर से कंपेयर करता है एंड डेट टू कैपिटल रेशियो की हायर वैल्यू का मतलब है कि कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का पोर्शन ज़्यादा है, जिसपे कि उसे ज़्यादा कॉस्ट पड़ रही है। अर्थात कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट का पोर्शन ज़्यादा होने से कंपनी को इंटरेस्ट का पेमेंट भी ज़्यादा करना पड़ रहा है। इस वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट इम्पैक्ट हो रहा है, नेट प्रॉफिट श्रंक हो रहा है। टोटल डेट मीन्स ऑल शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस जिसपे की कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, अर्थात ऑल शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बेयरिंग लायबिलिटीज जिसपे की कंपनी इंटरेस्ट का पेमेंट कर रही है। इसमें कंपनीज के अकाउंट्स पेएबल, डेफर्ड रेवेन्यू एंड एक्रूड एक्सपेंसेस को इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि कंपनी इस पर इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करती है। इन रेशियोज की वैल्यू इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करती है, क्योंकि हर इंडस्ट्री में कैपिटल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। इसलिए किसी इंडस्ट्री के लिए किसी रेशियो की वैल्यू जो बेस्ट है वो किसी दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए उतनी अच्छी नहीं हो। कुछ लोग डेट टू असेट्स रेशियो एंड डेट टू कैपिटल रेशियो को एक ही समझते हैं, सेम समझते हैं, लेकिन दोनों ही रेशियो डिफरेंट है। डेट टू कैपिटल रेशियो कंपनी के टोटल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर से कंपेयर करता है, जबकि डेट टू असेट्स रेशियो कंपनी की टोटल डेट को कंपनी की टोटल असेट्स से कंपेयर करता है। जहां कैपिटल स्ट्रक्चर में
शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस टोटल डेट होता है। वहाँ टोटल असेट्स में कंपनी की शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस ऑल इंटरेस्ट बेयरिंग फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस प्लस ऑल नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस इंक्लूड होते हैं। टोटल डेट टू टोटल कैपिटल रेशियो में हमने एक्रूड एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एंड अकाउंट्स पेबल को इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन डेट टू असेट्स रेशियो में इनको इंक्लूड किया जाता है। डेट टू कैपिटल रेशियो को परसेंटेज फॉर्म में कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टोटल डेट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल डेट प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। डेट टू असेट्स रेशियो को परसेंटेज फॉर्म में कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टोटल डेट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स एंड डेट टू इक्विटी रेशियो को परसेंटेज फॉर्म में कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टोटल डेट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। डेट टू इक्विटी रेशियो टोटल डेट को कंपनी की शेयर होल्डर्स इक्विटी से कंपेयर करता है। डेट टू असेट्स रेशियो टोटल डेट को कंपनी की टोटल एंटायर असेट्स से कंपेयर करता है। एंड डेट टू कैपिटल रेशियो कंपनी के टोटल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस यानी टोटल डेट को कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर से कंपेयर करता है। जैसा कि अभी हमने पहले बात की थी कि डेट टू कैपिटल रेशियो एंड डेट टू असेट्स रेशियो बोथ आर डिफरेंट। डेट टू कैपिटल रेशियो में टोटल डेट एंड शेयर होल्डर्स इक्विटी का सम एज अ डिनोमिनेटर है, जबकि डेट टू असेट्स रेशियो में टोटल असेट्स एज अ डिनोमिनेटर है एंड टोटल असेट्स इक्वल टू ऑल शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट बेयरिंग फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस प्लस ऑल शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस प्लस शेयर होल्डर्स इक्विटी। ऑल लायबिलिटीज में कंपनी की इंटरेस्ट बेयरिंग लायबिलिटीज भी आती है एंड नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग लायबिलिटीज भी आती है। डेट टू कैपिटल रेशियो में हमने अकाउंट्स पेएबल, एक्रूड एक्सपेंसेस को इंक्लूड नहीं किया था, जबकि डेट टू असेट्स रेशियो में एज अ लायबिलिटीज हम इंटरेस्ट बेयरिंग फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस के साथ साथ नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस जैसे अकाउंट्स पेएबल, एक्रूड एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू इनको भी इंक्लूड करते हैं। डेट टू असेट्स रेशियो को सिंपली डेट रेशियो भी कहा जाता है। इन्वेस्टर्स इन रेशियो की वैल्यूज को सेम कंपनी के हिस्टोरिकल डेटा से कंपेयर करते हैं, साथ ही सेम इंडस्ट्री की अदर कंपनीज के डेटा के साथ कंपेयर करते हैं। इन्वेस्टर्स कई क्वार्टर्स एंड कई ईयर्स के हिस्टोरिकल ट्रेंड को ट्रैक करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि किसी इंडस्ट्री का एवरेज यानी कि किसी इंडस्ट्री के लिए किसी रेशियो का एवरेज 30% है एंड किसी स्पेसिफिक कंपनी के लिए वही रेशियो 50% है, तो इट इज कंसिडर्ड टू हाई, यानी कि ये बहुत ज़्यादा है। लेकिन सिर्फ एक रेशियो के बेहाफ पे कोई भी डिसीजन इन्वेस्टमेंट करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं बनाया जाता। इसको हो सकता है कि अगर इंडस्ट्री के एवरेज से उस कंपनी का रेशियो की वैल्यू ज़्यादा है तो उसके पीछे कुछ लेजिटिमेट, कुछ रीजनेबल कारण हो सकते हैं। कई बार इंडस्ट्री के एवरेज से रेशियो की वैल्यू कम होती है, और तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी उस रेशियो की वैल्यू कम होने की वजह से अच्छी है। उसके पीछे के कारण को हमें समझना होता है कि अगर रेशियो की वैल्यू कम है तो क्यों कम है, उसके पीछे क्या कारण है, और यदि रेशियो की वैल्यू ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है, उसके पीछे के कारण क्या है। कंप्लीट एंटायर पिक्चर को समझने के बाद ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाया जाता है। एबीसी लिमिटेड, एक्सवाईजेड लिमिटेड एंड पीक्यूआर लिमिटेड तीन हाइपोथेटिकल कंपनीज और उनका डेटा है। एबीसी लिमिटेड पर 19 करोड़ इंटरेस्ट बेयरिंग फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है, 67 करोड़ नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग लायबिलिटीज है एंड 14 करोड़ शेयर होल्डर्स इक्विटी है। So 19 plus 67 equal to 86 plus 14 equal to 100। कंपनी एबीसी लिमिटेड की टोटल असेट्स 100 करोड़ है। कंपनी एक्सवाईजेड लिमिटेड पर टोटल असेट्स 125.5 करोड़ है एंड पीक्यूआर लिमिटेड पर बाकी कंपनियों में सबसे अधिक टोटल
289 करोड़ की टोटल असेट्स है। कंपनी एबीसी लिमिटेड का 57.58% डेट टू कैपिटल रेशियो है। इसका मतलब है कि कंपनी एबीसी लिमिटेड के कैपिटल स्ट्रक्चर में 57.58% डेट पोर्शन है एंड रिमेनिंग शेयर होल्डर्स इक्विटी है। डेट टू असेट्स रेशियो 19% है कंपनी एबीसी का। इसका मतलब है कि कंपनी एबीसी लिमिटेड की टोटल असेट्स में 19% पोर्शन डेट का है एंड कंपनी XYZ लिमिटेड में डेट टू इक्विटी रेशियो 600% है। इसका मतलब है कि कंपनी XYZ लिमिटेड पर डेट ऑब्लिगेशन इंटरेस्ट बेयरिंग फाइनेंशियल डेट ऑब्लिगेशन उसकी इक्विटी के 600% है, यानी कि 6 गुना है। अगर टोटल डेट टू टोटल कैपिटल रेशियो के लिहाज से देखें तो PQR लिमिटेड का डेट टू कैपिटल रेशियो सबसे कम 54.71% है। Here PQR लिमिटेड इज विनर and debt to assets ratio में ABC Limited is winner because of 19% and PQR Limited is again winner for debt to equity ratio क्योंकि PQR Limited का debt to equity ratio बाकी कंपनियों से कम है। लेकिन कभी भी सिर्फ रेशियो के नंबर पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं बनाना चाहिए। कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से एनालिसिस करने के बाद, उसके बिजनेस मॉडल को, उसके फ्यूचर आउटलुक को अच्छी तरह समझने के बाद ही एंड कंपनी की पूरी एंटायर फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही डिसीजन बनाना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। कंपनी PQR लिमिटेड की टोटल असेट्स 289 करोड़ है, जिसमें कि 100 करोड़ नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग लायबिलिटीज है। फॉर एग्जांपल हम एज्यूम कर लेते हैं कि कंपनी PQR लिमिटेड की टोटल असेट्स 289 करोड़ में 200 करोड़ लॉन्ग टर्म असेट्स है एंड ओनली 89 करोड़ करंट असेट्स है। मान लें कि कंपनी PQR लिमिटेड को इमीडिएटली अपनी नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग लायबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए ऑब्लाइज होना पड़ता है, जो कि 100 करोड़ है, या कंपनी PQR लिमिटेड के क्रेडिटर्स एंड लेंडर्स अपने पैसे की इमीडिएट डिमांड करते हैं PQR से, तो उस केस में PQR लिमिटेड को प्रॉब्लम फेस करना रहेगी क्योंकि PQR लिमिटेड पर सिर्फ 89 करोड़ ही करंट असेट्स है और उसमें नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग लायबिलिटीज उससे ज़्यादा 100 करोड़ है। इसलिए कंपनी की पूरी एनालिसिस किए बिना इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में आपको जो कुछ भी समझ में नहीं आया हो आप कमेंट में लिखिए, हम आपकी कमेंट को आंसर करेंगे। थैंक यू।